हेलो। पिछली बार हमने आपको सिंधु सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, शिल्प और धार्मिक जीवन के बारे में बताया था। आज हम आपको सिंधु सभ्यता के कला और स्थापत्य के बारे में बताएंगे कि उस समय की कला एवं स्थापत्य कैसा था। सिंधु सभ्यता के जो हमको नगर मिले थे उसमें मोहनजोदड़ो में हमें एक मूर्ति मिली है। वो मूर्ति पत्थर की है जिसे कि हम एक योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति बोलते हैं। जो योगी है उसके बाल काफ़ी बड़े हुए हैं, उसके मूछे नहीं हैं, बाल पीछे को संवारे गए हैं, दाढ़ी भी एक विशेष रूप से संवारी गई है, उसके बाल में पीछे फीते बंधे हैं, उसका मस्तक गोल है, अलंकरण युक्त है, बाएं कंधे को ढकते हुए एक पट्टी पड़ी है जिससे प्रतीत होता है कि वो साल ओढ़े है। योगी के जो नेत्र हैं वो आधे खुले हैं, आधे बंद हैं, आधे खुले नेत्र हैं। उसके नीचे के ओंठ मोटे हैं, उसकी दृष्टि नाक पर टिकी हुई है और वो छोटे, उसके जो बाल हैं वो छोटे हैं कान के पास, और कान में जो उसकी आकृति है वो लगती है कि सीपी जैसी दिखाई पड़ती है। आँखों में उसके जो पुतली है उसको एकदम स्पष्ट दिखाया गया है कि वो पुच्छीदार पुतली है। और इस प्रकार से जो वो मूर्ति मिली है वो ये दिखाती है कि उस समय मूर्तिकला भी अपने उत्कृष्ट स्तर पर था। इसी प्रकार से वहाँ पर एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जिसको कि हमने आपको बताया था कि उसी नर्तकी की मूर्ति के विषय आधार पर आपको ये बताया था कि उनका जो मुख्य मनोरंजन का विषय था या वो नृत्य कला आदि था। तो जो उनकी नर्तकी की मूर्ति मिली है वो 4.5 सेंटीमीटर लंबी है। नर्तकी की मूर्ति और योगी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। तो नर्तकी की जो मूर्ति है वो 4.5 सेंटीमीटर की है और उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं दिखाया गया है। चूँकि वो मूर्ति पुरानी है तो उसका जो पैर का नीचे का हिस्सा है एड़ी का वो टूटा हुआ है। बाएं हाथ में उस जो स्त्री की जो मूर्ति मिली है उसके बाएं हाथ में जो चूड़ी है वो कलाई से कंधे तक पूरी भरी हुई है। दाहिने हाथ में वो कंगन पहने हैं और एक केयूर पहने हैं। कमर उसका जो है वो दाहिना हाथ वो कमर पर टिका हुआ है। उसके बाल घुंघराले हैं जो कि पीछे जूड़े में बंधे हुए हैं। उसके गले में एक छोटा सा हार है और उसकी जो स्थित है वो लगता है कि वो नाचने जा रही है। उसका एक पैर बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, बाहर की तरफ उसका बढ़ा हुआ है। इससे ये प्रतीत होता है कि वो संगीत के लय पर जैसे उसके पैर उठ रहे हों। तो मोहनजोदड़ो में हमें 2 ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं नर्तकी और योगी की जो ये दिखाते हैं कि उस समय का जो स्थापत्य या वो कला था, वो स्थापत्य नहीं मूर्ति कला थी, वो अपने आप में एक विशेष थी। इसी प्रकार से वहाँ पर हमें कुछ पशु पक्षियों के मूर्ति भी मिली हैं। मोहनजोदड़ो में भैंसा और घोड़ा की तथा लोथल में हमें कुत्ते की और कालीबंगा में हमें बैल की या वृषभ की मूर्ति मिली है। जानवरों में जो मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो में मिली है और लोथल में मिली है, कालीबंगा में मिली है। कालीबंगा में हमें जो मूर्ति मिली है वो वृषभ की है, लोथल में कुत्ते की मूर्ति है और मोहनजोदड़ो में जो है वो भैंसा की और घोड़ा की मूर्ति है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मूर्ति मिली हैं
ये एक विशेष तकनीक से बनी हुई हैं। इस चैप्टर में वही एक ऐसी बात थी जो हमें आपको बताना था। वो मूर्ति जो बनी है वो बनी है लास्ट वैक्स, लास्ट वैक्स विधि से। अगर इसको हम हिंदी में बोलते हैं तो मधुच्छिष्ट विधि बोलते हैं, मधुच्छिष्ट। मोहनजोदड़ो में जो मूर्ति मिली है वो हमें लास्ट वैक्स विधि से बनी मूर्ति मिली है या मधुच्छिष्ट विधि से मिली है। नाम ही इतना कठिन है तो ये समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ क्या है, कि आखिर ये मधुच्छिष्ट ऐसा कौन सा शब्द है या ऐसा कौन सा विधि है जो आप इसको विशेष रूप से बता रहे हैं, या लास्ट वैक्स ऐसी कौन सी विधि है जो हम आपको इसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये वो विधि है कि जिसमें एक ही ढलाई में पूरी मूर्ति बन जाती है, एक ही ढलाई में पूरी मूर्ति बनी हुई है। इस विधि की जो मूर्ति है वो हमें दक्षिण में नटराज की मूर्ति मिली हुई है। दक्षिण के नटराज में जो आपने देखा है कि नटराज की एक मूर्ति है जिसमें वो नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दक्षिण में नटराज की मूर्ति और सुल्तानगढ़ स्थान पर जो है बुद्ध जी की मूर्ति। इसको आप विशेष ध्यान दीजिए कि दक्षिण में जो नटराज की मूर्ति मिली है वो मधुच्छिष्ट विधि से है या लास्ट वैक्स विधि से है, या सुल्तानगढ़ में जो बुद्ध जी की मूर्ति है वो भी इसी विधि से है। इसका मतलब ये हुआ कि सांचे में एक ही बार में जो ढलाई करके मूर्ति बनती है उसे हम लास्ट वैक्स या मधुच्छिष्ट विधि कहते हैं। मोहनजोदड़ो में जो मूर्ति पाई गई थी वो इसी विधि से थी। अभी हमने आपको बताया था कि केयूर क्या है, तो केयूर एक ये होता है जो हाथ में पहनने वाला एक आभूषण होता है, वो भी कुछ जैसे कंगन पहने जाते हैं या चूड़ी पहने जाती है, उसी प्रकार से केयूर एक हाथ में आभूषण होता था जिसका ऊपर का थोड़ा सा चौड़ा होता था। ये सिंधु सभ्यता में हमें जो ये मूर्ति मिली है ये विशेष बात है जो हमने बताया कि मधुच्छिष्ट विधि की बनी मूर्ति है। ये आज से लगभग 4 से 5 साल पहले इस विधि से कि सांचे में ढलाई करके वो मूर्ति बनाई जाती थी। बाद में ईसा के बाद में हमको ये दक्षिण के नटराज की मूर्ति और सुल्तानगढ़ के बुद्ध की मूर्ति मिलती है, जिसमें आप नटराज की मूर्ति को काफ़ी हद तक जानते होंगे। इसी प्रकार जो सिंधु सभ्यता में मूर्ति के लिए मिट्टी प्रयोग होती थी उसे कहते थे काचली मिट्टी। काचली मिट्टी, ये भी नाम एक अजीब सा लगता है कि ये काचली मिट्टी क्या है। तो काचली मिट्टी एक ऐसी विशेष मिट्टी होती थी जिसे ज़मीन से खोद करके मसाला बनाया जाता था, और ये जो काचली मिट्टी थी ये क्वार्ट्ज नामक एक पत्थर से बनती थी। क्वार्ट्ज पत्थर को पीस करके ये मूर्ति मतलब मिट्टी बनती थी, काचली मिट्टी। इसमें उस समय कांच का चूरा मिलाते थे, कांच का चूर्ण मिलाते थे और उसे आग से पकाते थे। तब इस मिट्टी का जो रंग है वो शीशे जैसा हो जाता था कि जैसे कच्चा शीशा है। तो सिंधु सभ्यता में हमें कुछ ऐसी मूर्तियाँ जो मिली हैं वो काचली मिट्टी से बनी हैं, और काचली मिट्टी हमने बताया कि क्वार्ट्ज नामक पत्थर से के चूर्ण से बनती है, उसको पीसने से बनती है, और इसमें कांच का चूर्ण मिला देते थे तो मूर्ति एकदम ऐसे लगता था कि कच्चे शीशे की मूर्ति है। तो इस प्रकार जो सिंधु सभ्यता की कला है वो अपने आप में एक विशिष्ट कला थी, अपने आप में एक उत्कृष्ट कला थी। इसी प्रकार हमें मोहनजोदड़ो में जो मोहरें मिली हैं वो सेलखड़ी की हैं। सेलखड़ी भी एक प्रकार की मिट्टी या पत्थर होता है, तो उसकी बनी मोहरें मिली हैं।
एक मोहर है ऐसी जिसमें पीछे छेद करके गुड्डी बनाई गई, जैसे आज का जो मोहर होता है तो पीछे हाथ से पकड़ने वाला बनता है, तो उसमें भी जो मोहर है उसमें भी गुड्डी लगाई गई है, और जिसमें कि धागा बांध करके हम उसका प्रयोग उस समय वो सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। इसी प्रकार पशुपति शिव की मोहर एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसमें शिव जी या उस समय जिनको आप योगी मानते हैं कि वो उस समय के देवता थे, वो एक चौकी पर पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कुछ तांबे की बनी पट्टी मिली हैं, जिन पर ऐसे चित्र बने हैं जो इन मोहरों पर बने हैं कि जैसे कि योगी पद्मासन की मुद्रा में बैठते हैं। लेकिन जो ये तांबे की जो पट्टी मिली है, इसको ये माना जाता है कि ये उस समय की ताबीज़ें हैं। कुछ इतिहासकारों ने ये बताया है कि नहीं, ये ताबीज़ नहीं हैं, तांबे की मुद्राएं हैं, तांबे के सिक्के हैं, और इनका प्रयोग उस समय सिक्कों के रूप में किया जाता था। हालांकि इसके बारे में स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये उस समय के ताबीज़ हैं या मोहरे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये उस समय के ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि उस समय कुछ तांबे का भी प्रयोग होने लगा था। अब हम आपको बताते हैं सभ्यता की राजनीतिक स्थिति की, उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी उसके बारे में बताते हैं। तो सिंधु सभ्यता की जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में कोई स्पष्ट ये प्रमाण नहीं मिला है कि उस समय राजतंत्र था या गणतंत्र था या किसी प्रकार का लोकतंत्र था। राजा के बारे में क्वेश्चन मार्क है, इसके बारे में स्पष्ट नहीं है कि कोई राजा उस समय सिंधु सभ्यता में था, क्योंकि राजा के हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। पुरोहित और योगी के चूँकि मूर्तियाँ मिली हैं, तो इससे लगता है कि पुरोहित ही उस समय का राजा होता था या वो जनता का प्रतिनिधि होता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आपने देखा है कि दुर्ग मिले हैं, सुदृढ़ दुर्ग मिले हैं, तो ये माना जाता है कि जो दुर्ग है उसमें उस समय की केंद्रीय व्यवस्था या केंद्रीय अधिकारी या जो उनके उस नगर का संचालन करते थे वो लोग रहते थे। तो ये माना जाता है कि वो राजा होता था, लेकिन निष्कर्ष अंत में यही निकला कि वो पुरोहित होता था और वो जनता का प्रतिनिधि होता था। जनता के प्रतिनिधि के रूप में वो राज्य का संचालन करता था, ये जनता का प्रतिनिधि होता था। प्रत्येक जो नगर उस समय के थे उनके रक्षा का जो भार था उसके लिए रक्षक वर्ग नियुक्त था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा था वो दो शासन के केंद्र थे। स्टुअर्ट ने इसे बताया है कि ये दोनों सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थे। जुड़वा राजधानी कौन कौन थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये इतिहासकार स्टुअर्ट के अनुसार है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उस समय के सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थे। हमने आपको बताया कि तीसरी राजधानी के रूप में कालीबंगा को भी माना गया था, और कुछ विद्वानों का यही मत है कि जो तीसरी राजधानी थी वो कालीबंगा थी। ये हमने आपको पिछली बार भी बताया है कि ये तीसरी राजधानी माना गया है। इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो देख करके माना गया है कि ये भी तीसरी राजधानी थी। लेकिन सिंधु सभ्यता के साक्ष्य में कहीं पर हमें राजतंत्र का उल्लेख नहीं मिलता है कि राजा होता था, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसलिए माना जाता है कि उस समय राजतंत्र नहीं था। जबकि मेसोपोटामिया जो कि सिंधु सभ्यता के समकालीन की सभ्यता है, उसमें सरगोन शासक होते थे। सरगोन शासक मेसोपोटामिया सभ्यता में होते थे। लेकिन सिंधु सभ्यता में राजा या शासक वर्ग का कोई वो नहीं माना गया है कि उस समय था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इन सरगोन
या मेसोपोटामिया के जो शासक थे, इन्होंने ही सिंध सभ्यता का जो ये क्षेत्र था इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार से ये माना जाता है कि जब राजतंत्र नहीं था तो उस समय के जो वो निवासी थे सिंध सभ्यता के, वो युद्ध आदि के प्रेमी नहीं थे, क्योंकि युद्ध आदि का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है। जबकि इतना बड़ा अगर वो सभ्यता थी तो युद्ध आदि के साक्ष्य मिलते तो ये माना जाता कि राजतंत्र रहा है। इसलिए उस समय युद्ध के साक्ष्य न मिलने से माना जाता है कि राजतंत्र नहीं था। और युद्ध के प्रमाण न पाए जाने पर एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि उस समय का जो सिंध सभ्यता का चाहे वो शासक या जनप्रतिनिधि वर्ग था, वो विस्तारवादी सोच का नहीं था। युद्ध नहीं होने का मतलब है कि विस्तारवादी सोच नहीं थी सिंधु सभ्यता के तंत्र में, चाहे वो राजतंत्र रहा हो या जो है पुरोहित का जनप्रतिनिधि वाला रहा हो, वो विस्तारवादी सोच के भी नहीं थे। सिंधु सभ्यता में अगर आप एक विशेष चीज़ देखें तो आप ये पाते हैं कि उस समय का व्यापार काफ़ी उत्कृष्ट था। तो इसलिए ये माना जाता है कि जो उस समय की सभ्यता का कमान थी या संचालन था या शासन था, वो बड़े वर्ग के हाथ में था, अर्थात व्यापारी वर्ग के हाथ में था। बड़े वर्ग के हाथ में शासन माना जाता है कि संचालन जो है वो बड़े वर्ग के हाथ में था। और हमारे जो इतिहासकार हैं बी एल लाल ने वो बताया है कि सिंध सभ्यता में हमको छोटे छोटे या बड़े राज्य रहे हैं। हो सकता है कि कालीबंगा, लोथल और ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीर अलग अलग राज्य रहे हों और सबका मुख्यालय अलग अलग रहा हो सकता है कि ये उस समय किसी एक राजतंत्र का हिस्सा न रहा हो। अब इनका जो हमको बौद्धिक वर्ग है या जिसमें हम ये मान सकते हैं कि इनकी भाषा या लिपि क्या रही होगी, तो इसकी जानकारी बौद्धिक वर्ग में लेंगे कि बौद्धिक स्थिति इनकी क्या थी। तो सिंधु सभ्यता का जो इतिहास है वो कोई ग्रंथ या पुस्तक तो पाई नहीं गई है, कोई साहित्य हमको मिला नहीं है, तो साहित्य नहीं है। इनकी जो लिपि है वो अपठित है, पढ़ने में नहीं आ रही है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। आज तक भी इनकी लिपियों को ना इकट्ठा किया जा सकता है, किया गया है, ना पढ़ा जा सका है। तो सिंधु सभ्यता में ना कोई साहित्य हमको मिला है और इनकी जो लिपि मिली है वो आज तक पढ़ने में नहीं आई है। अधिकांश विद्वानों का ये मानना है कि जो इनकी लिपि है वो चित्रात्मक है, चित्रात्मक लिपि है। मतलब इनके जो भाषा थी, जैसे कि हमारे यहाँ अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट है या हिंदी में अक्षरमाला है, तो उनका ये कहना कि उनकी जो लिपि थी उसमें अक्षर नहीं होते थे, वो चित्रात्मक होते थे या चित्राक्षर होते थे कि चित्रों के माध्यम से वो अपनी बात लिखते थे और उनका हर एक जो चित्र है वही उनकी भाषा का वो था। और सिंधु सभ्यता की जो हमें लिपि मिली है उससे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में की लिपि में 400 अक्षर थे या 400 अक्षर आज तक सिंधु सभ्यता के खोजे गए हैं, जो कि चित्रात्मक रूप में हैं। ये माना जाता है कि जो इनकी लिपि थी या जो भी इनका लेखन था वो दाएं से बाएं चलता था, दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ लिखा जाता था, दाएं से बाएं चलता था। और इनकी जो भाषा थी उसमें स्पष्टता नहीं थी या काफ़ी विभिन्नता पाई गई थी। कालीबंगा में 2 मृतपिंड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन पर कि सिंधु लिपि के कुछ लघु लेख खुदे हुए हैं और उसी से पता चलता है कि इनकी लिपि का जो लेखन था वो दाएं से बाएं ओर की था। कहीं कहीं पर पंक्ति बदली भी गई है, लिखते हुए पंक्ति को बदला गया है। इस पद्धति को ये कहा जाता है कि इसे बुस्टोफेडन पद्धति कहते थे, जो इनका मतलब ये दाएं से बाएं लिखा जाता था और पंक्ति में मतलब जो उनकी पंक्ति बदली जाती थी उसको वो बुस्टोफेडन कहते थे।
इस लिपि की भाषा को चूँकि अपठित है तो ये निर्धारित करना कि नहीं ये अक्षर ये कह रहा है, इसको आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं, काफ़ी कठिन है। कुछ लेखकों ने कहा कि ये द्रविड़ लिपि है, लेकिन द्रविड़ लिपि ये नहीं है, क्योंकि द्रविड़ लिपि या संस्कृत भाषा आज भी हमारे देश में विद्यमान है, चल रही है, बोली जाती है, और ये उस लिपि से मेल नहीं खाती है, इसलिए द्रविड़ लिपि नहीं है। हाल में एक बिहार में स्थान है भागलपुर, वहाँ के एक परिवहन अधिकारी जिनका नाम एस.के. वर्मा है, और बिहार के एक मुख्य सचिव जो कि अरुण पाठक हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमने इस लिपि को पढ़ लिया है। उनके द्वारा इस लिपि को पढ़ने की बात बताई गई है, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया जा सकता है कि उन्हों को इस मामले में या इसके पढ़ने में कितनी सफलता मिली है। सिंधु सभ्यता के अगर भवन निर्माण की स्थिति को हम देखते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि उन लोगों को रेखागणित या ज्यामिति का ज्ञान था। ज्यामिति का उनको ज्ञान था। हमने आपको पहले ही बताया है कि बाँट माप के लिए या तौलने के लिए प्रयोग करते थे, तो और बाँट वो 16 के आवर्तक में थे, हमने आपको ये पीछे भी बताया है। तो इससे ये पता चलता है कि उनको दशमलव पद्धति का ज्ञान था। तो सिंधु सभ्यता से आप ये जान सकते हैं कि साहित्य उनका था नहीं, उनकी लिपि अपठित है। उनके जो लिपियां हमको मिली हैं वो चित्राक्षर में हैं। उनकी लिपि के हमको 400 अक्षर आज तक मिले हैं। दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और उसमें पंक्ति बदली गई है, जिसे कि हमने बूस्ट्रोफेडन पद्धति कहा है। ज्यामिति का ज्ञान था, चूँकि उनकी जो मूर्तिकलाएँ या जो भी मिला उससे पता चलता है कि उनको ज्यामिति का ज्ञान था। बाँट तौलने वोलने की क्रियाविधि से परिचित थे और उनके बाँट में एक अद्भुत समानता थी, तो इससे पता चलता है कि उनको दशमलव का ज्ञान था। अब हम आपको उस सिंधु सभ्यता के अंत्येष्टि या संस्कार या कैसे कार्यक्रम होते थे उनके अंत्येष्टि के, उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि पूरा पाषाण काल या पाषाण काल में मानव को खुले में उसका शव डाल देते थे या जानवरों को खाने के लिए डाल देते थे। बाद में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिससे पता चलता था कि शव का अंत्येष्टि वो करते थे, लेकिन सिंधु सभ्यता में जो हमें अंत्येष्टि के वो मिले हैं तो वो हम आपसे बता रहे हैं। हड़प्पा में एक 3 कक्ष का कब्रिस्तान मिला है। हड़प्पा में 3 कक्ष का कब्रिस्तान मिला है। 3 कक्ष हैं उस कब्रिस्तान में। जिसे कि R37 बोला गया है। इसमें जो साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं उससे पता चलता है कि मृतकों को उस समय ज़मीन के अंदर दफनाया जाता था। कुछ स्थानों पर थोड़े से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जहाँ पर ये दिखाया गया है या पता चलता है कि वो जानवरों को खाने के लिए शव को छोड़ देते थे, और जब जानवर खा लेते थे तो उनकी जो अस्थियां बचती थी उसको वो समाधिस्थ करते थे या ज़मीन में दफनाते थे। ऐसे जो उदाहरण मिले हैं कि जंगली जानवर के खाने के बाद अवशेष अस्थि जिसको कि वो दफनाते थे, इसके केवल जो साक्ष्य मिले हैं वो बहवलपुर में मिले हैं कि यहाँ पर इन चीज़ों से संबंधित साक्ष्य मिले हैं कि इस प्रकार का अंत्येष्टि होती थी। हड़प्पा की समाधियों में हमने आपको बताया था कि कुछ जगह पर 100 के जो सिर हैं वो उत्तर की तरफ रखे जाते थे, जो कि आज भी लगभग ऐसे ही चल रहा है, लेकिन कालीबंगा में दक्षिण की तरफ रखा मिला है।
तो कालीबंगा में जो 100 का सिर है वो दक्षिण की तरफ मिला है, लोथल में पूरब और पश्चिम की तरफ मिला है। इसी प्रकार रोपड़ में जो मिला है वहाँ पर भी पूरब और पश्चिम की स्थिति में दिशा में 100 को उसका सिर रखा गया है। तो सिंधु सभ्यता में कब्रिस्तान की मिट्टी में दफनाया जाता था, जंगली जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, इसके बाद जो अस्थियां बचती थी उनको मिट्टी में दफना दिया जाता था, और ऐसे साक्ष्य बहेवलपुर में मिले हैं। तो 2 विधि हैं, लेकिन तीसरी जो मिली है वो जलाने की भी मिली है कि दाह कर्म भी होता था। इसमें 100 को जला दिया जाता था और उनकी जो भस्म थी या राख थी उसको एक घड़े में रख लिया जाता था और उस घड़े को ज़मीन के अंदर समाधिस्थ किया जाता था। दाह कर्म करने के बाद जो राख बचती थी उसको घड़ा में रखते थे और उसको दफनाते थे या समाधिस्थ करते थे। ये साक्ष्य हमने आपको बताया है कि सुरकोटदा में मिला है, जिसको कि कलश समाधान कहा गया है। तो ऐसा साक्ष्य सुरकोटदा में मिला है। इसी प्रकार एक ऐसा कब्र मिला है जिसमें एक 100 को दफनाया गया है। कालीबंगा और लोथल में 1 और 3 के युगल में भी हमें जो कब्रिस्तान मिले हैं उसमें 100 का समाधिकरण किया गया है। कालीबंगा और लोथल में 1 और 3 में की संख्या में समाधिकरण है। तो इसे ये माना गया है कि ये सती प्रथा रही होगी, जैसे कि हमारे मध्ययुगीन काल में सती प्रथा होती थी कि स्त्रियां पति के साथ दाह कर्म कर लेती थी। लेकिन कालीबंगा और लोथल में जो 1 से 3 को मिला है, ये माना गया कि समाधिकरण है, सती का प्रथा का घोतक है, लेकिन ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं मिला है। तो इसको ये नहीं माना जा सकता है कि ये सती प्रथा का रहा होगा। हो सकता है कि किसी के यहाँ सामूहिक ऐसी कोई उस समय ट्रेजेडी हो गई हो और उस 100 को एक साथ में ही दफना दिया गया है। इस बेस पर इसको सती प्रथा का घोतक नहीं मान सकते हैं, अर्थात इससे सती। अब हम आपको ये बताते हैं कि सिंधु सभ्यता, चूँकि आपने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतना उसका विकास था, ये नगर पाए गए हैं, इतनी लगभग 12-13 लाख किलोमीटर दूर की डिस्टेंस में फैली हुई सभ्यता थी। तो आपके दिमाग में ये होगा कि इसका विनाश कैसे हुआ होगा। तो जो उनके ऐतिहासिक साक्ष्यों पर ये माना गया कि इसका विनाश कैसे हुआ है, या जो निष्कर्ष हमारे इतिहासकारों ने निकाला है, वो मैं आपसे बताऊंगा। सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ या कैसे माना गया कि इनका विनाश हुआ है। इतनी बड़ी सभ्यता, आज से 5000 साल पहले की एक उत्कृष्ट की सभ्यता, जो कि आज की सभ्यता को लगभग टक्कर दे रही है। नगर निगम था उस समय, स्टेडियम था, शल्य चिकित्सा थी, इतनी अच्छी मूर्ति कला थी, इतना उनका नगर का जो वो था, नगर विन्यास था, कितना खूबसूरत था, नागार था, बंदरगाह से उनका व्यापार होता था। आखिर इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ? 5000 साल पुरानी सभ्यता अचानक इस धरती से ही विलुप्त हो गई, जिसके कि बहुत छोटे छोटे हमें अवशेष मिल रहे हैं। तो विद्वानों ने जो माना है, इतिहासकारों ने माना है, उनका सबसे पहला मानना ये है कि सिंधु नदी में उस समय कोई भयंकर या बड़ी सी बाढ़ आई होगी। तो जो पहला कारण है वो ये माना गया है कि सिंधु नदी की बाढ़। आपने अगर ध्यान दिया हो तो सिंधु सभ्यता नाम से ही स्पष्ट है कि ये सिंधु नदी के किनारे की सभ्यता थी, अर्थात इसके जो भी नगर पाए गए हैं वो लगभग सिंधु या तत्कालीन सरस्वती नदी के तट पर पाए गए हैं। तो इसके ज़्यादातर नगर नदियों के किनारे ही थे। तो ये माना गया कि सिंधु नदी में उस समय कोई ऐसी भयंकर बाढ़ आई होगी जिसमें कि
सभी नगर ध्वस्त हो गए होंगे और ये एक दिन का या एक विशेष वर्ष का मामला नहीं रहा होगा। तो सिंधु सभ्यता के चूँकि सभी नगर नदी के किनारे पर थे और नदी के ही तट पर रहते थे, तभी इनका सब व्यापार होता था। तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा कि वर्ष प्रतिवर्ष वहाँ बाढ़ आती गई होगी, क्रमिक रूप से बाढ़ आती गई होगी। क्रमिक बाढ़ से नगर उनका विस्थापित होता रहा होगा, बाढ़ आई होगी, नगर में पानी गया होगा, नगर नष्ट होता रहा होगा और वो लोग पीछे हटते गए होंगे। सिंधु नदी अपने बाढ़ को बढ़ाती चली गई होगी और धीरे धीरे वो अपने स्थान को छोड़ते गए, पुनः निर्माण किया, पुनः आगे बढ़ते गए और उन्होंने जब बाढ़ से वो पीड़ित हुए तो कुछ ऊंचे स्थान पर उन्होंने निवास करना चालू किया। तो इसका मतलब उस बाढ़ से वो नगर कई बार बना और बिगड़ा होगा। कुछ ऐसे भी लोग रहे होंगे जो इन चीज़ों से पीड़ित हो गए होंगे और उन्होंने उस स्थान को ही छोड़ दिया होगा और अन्यत्र बसने चले गए होंगे। मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई है तो उसमें कई परतें पाई गई हैं और जो परतें पाई गई हैं वो बालू की परतें पाई गई हैं। मार्शल का कहना है कि जब इसकी खुदाई हुई है तो उस समय बालू की कई परतें पाई गई। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कई बार उस पर बाढ़ आई होगी, बालू जमता गया होगा, नगर बसता रहा होगा, फिर बालू जमा होगा और वो नगर कई बार बना होगा, कई बार डूबा होगा। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो नगर हैं वो बाढ़ में ही डूबते चले गए अथवा उनके नष्ट होने का कारण बाढ़ रहा होगा। चन्हुदड़ों की भी खुदाई में इसी प्रकार के साक्ष्य मिले हैं कि भीषण बाढ़ वहाँ पर आई थी। यहाँ पर मैके ने बताया है कि यहाँ पर भी बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। ये जो ऊपर है बालू की परत पाई गई, मार्शल ने बताया है मोहनजोदड़ो में इसके प्रमाण मिले हैं। तो आप देखिए कि कई जगह पर बाढ़ के इसी प्रकार बालू की परतों के प्रमाण मिले हैं। लोथल में भी राव ने जब खुदाई कराई तो वहाँ लोथल में भी बाढ़ के ही प्रमाण मिले हैं। तो तीन ऐसे नगर हैं जहाँ पर सीधे सीधे बाढ़ के प्रमाण निकले हैं। तो ये निष्कर्ष निकाला कि लोथल तो बंदरगाह था ही, तो लोथल का बंदरगाह इसी बाढ़ की चपेट में आकर के नष्ट हो गया होगा, उसके भवन गिर गए होंगे। जो वो मिट्टी लाते थे उससे बाढ़ में जो मिट्टी आती थी उससे वो क्षेत्र ऊंचा होता चला गया होगा और जब ऊंचा होता चला गया होगा तो स्वाभाविक है कि बंदरगाह की भूमिका वहाँ पर नगण्य हो गई होगी और वो सभ्यता धीरे धीरे ये नगर कुछ बाढ़ों से नष्ट होते चले गए होंगे। लेकिन 13 लाख किलोमीटर की आबादी में 13 लाख वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में बसा नगर केवल बाढ़ से ही नष्ट हो गया हो ऐसा संभव नहीं प्रतीत होता है। तो कुछ स्थान पर ऐसे भी अवशेष मिले हैं जहाँ पर ये लगता है कि इस नगर को लूटा गया है। मोहनजोदड़ो में एक ये भी साक्ष्य मिला है कि नगर को लूटने का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे लगता है कि इस नगर को लूटा गया और यहाँ के नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी गई। वहाँ के एक घर में ही 13 मृत कंकाल मिले हैं। तो ये लगता है कि उस समय कुछ ऐसा आक्रमण हुआ होगा या कोई ऐसी उनके ऊपर कुछ विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया होगा जिसमें उन्होंने सामूहिक नरसंहार किया होगा। क्योंकि मोहनजोदड़ो के घर में 13 कंकाल ये दिखाता है कि कोई ना कोई वहाँ पर ऐसी अस्वाभाविक घटना रही होगी जिसमें सामूहिक रूप से नागरिकों की हत्या की गई होगी।
मोहनजोदड़ो के नगर की गलियों में भी कुछ व्यक्तियों के अस्थिपंजर मिले हैं, जिसमें स्त्रियों और बच्चों के अस्थिपंजर हैं। तो इससे ये लगता है कि हो सकता है कि उस समय नगर में एक कोई ऐसा आक्रमण हुआ हो जिसमें वहाँ के नागरिक सामूहिक रूप से मारे गए हों। और ये घटना ये माना जाता है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व की रही होगी, जिसमें कि आक्रमण में भी या किसी भयंकर हमले में भी वो सब वहाँ के नागरिक काफ़ी संख्या में मारे गए हैं। तो दो आपके सामने बिंदु बताए कि एक बाढ़ का हमको साक्ष्य मिला है और एक इसका साक्ष्य मिला है कि वहाँ पर सामूहिक नरसंहार हुआ होगा। वैदिक साहित्य में एक जगह पर लिखा है हरियप्पा, हरियप्पा, और हरियप्पा को ये माना गया है कि ये हड़प्पा है। वैदिक जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता के बाद की सभ्यता है, तो उसको हम आपको आगे बताएंगे। तो हरियप्पा एक शब्द आया है उनके साहित्य में और उसको माना गया है कि हड़प्पा है। और वैदिक साहित्य में ये माना गया है कि आर्यों के अनुसार कि हरियप्पा पर कोई आक्रमण हुआ है और वहाँ पर कोई नरसंहार किया गया है। वहाँ मोहनजोदड़ो में लेकिन जो नरकंकाल पाए गए हैं उसमें किसी शरीर में घाव के कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो जो एक नरसंहार का निकला कि नरसंहार हुआ होगा आक्रमण से, इस पर एक दूसरा निष्कर्ष भी निकल करके आया कि हो सकता है नरसंहार ना हुआ हो और उस समय कोई ऐसी महामारी फैली हो जिसमें कि सभी लोग मरते चले गए हों, इस बीमारी की चपेट में आए हों और वो अचानक काल के उसमें चलते चले गए। तो ये भी माना गया है कि 13 कंकाल एक मकान में पाया जाना या गलियों में नरकंकाल पाया जाना केवल आक्रमण का ही नहीं, किसी भयंकर बीमारी का भी वो हो सकता है कि बीमारी के कारण ऐसा हुआ हो। तो ये भी एक है कि कोई हो सकता है महामारी ऐसी फैली हो जिसमें कि लोग मरते चले गए हों, क्योंकि उन सब कंकालों में कहीं पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। तो कुछ विद्वानों ने ये भी निष्कर्ष निकाला कि हो सकता है कि प्लेग या मलेरिया जैसी कोई ऐसी बीमारी फैली हो जिससे कि वहाँ के लोग या जो नागरिक थे वो मरते चले गए हों। केवल आर्य के आक्रमण को ही नहीं माना जा सकता है कि मतलब उनके द्वारा हमले से सिंधु सभ्यता के लोग मारे गए हों। तो एक साथ हो सकता है कई कारण आए हों कि बाढ़ भी उसी समय आया हो, कोई कुछ आक्रमण भी हो गए हों और बाढ़ की वजह से कुछ महामारी फैली हो, इसकी वजह से भी लोग मरते चले गए हों। एक विशेष तथ्य कुछ विद्वानों ने ये भी निकाला कि सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। उनका ये कहना है कि सिंध, राजस्थान, पंजाब पहले काफ़ी वर्षा वाले क्षेत्र रहे होंगे। राजस्थान आदि में बड़े घने पेड़ रहे होंगे, घना जंगल रहा होगा। धीरे धीरे वहाँ की नगरीय संस्कृति के विकास होने के कारण लोगों ने पेड़ को काटना चालू किया होगा और ईंट आदि पकाने के लिए धीरे धीरे लकड़ी ख़त्म होती चली गई होगी, जंगल साफ होता चला गया होगा। ज़मीन के ऊपर से जो घास थी, आप देखिए जंगल के अंदर ही घास रहती है, तो उनका ये मानना है कि जब पेड़ कटते चले गए तो ज़मीन की घासें ख़त्म होती चली गई और इसका ये स्थिति हुई कि वहाँ पर पानी बरसना ही बंद हो गया। पानी बरसना बंद होने से उनका कृषि का जो पैदावार था वो घटना चालू हो गया, उनके व्यापार प्रभावित हो गए, लोग भूखमरी के शिकार होने लगे होंगे, उनकी कृषि व्यवस्था चरमरा गई होगी, कृषि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई होगी। तो एक ये भी कारण माना गया है कि हो सकता है कि इसके कारण भी सिंधु सभ्यता के कुछ क्षेत्रों का विनाश हुआ हो। कुछ ये भी मानते हैं कि वहाँ पर जल प्लवन हुआ हो, कोई एक ऐसा बाढ़ आ गया हो, काफ़ी अधिक पानी आ गया हो और वो सब ज़मीन उनकी दलदली हो गई हो, कृषि ना कर पाए हों और उनकी सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होती चली गई हो। पैदावार नहीं होगा, जब कृषि नहीं मिलेगा, खाने का अनाज नहीं मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि वहाँ के जो स्थानीय जनता है वो भूखमरी का शिकार हुई हो और वो मरती चली गई हो या उस स्थान को उसने
छोड़ दिया हो। तो ये कई ऐसे कारण निकल कर के आए जो ये बताते हैं कि सिंध सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। एक आध कारण और भी निकल कर के आया है। ये माना गया है कि सिंध सभ्यता या हड़प्पा नगर का जो विनाश हुआ है वो रावी नदी जो थी उसके मार्ग बदलने से हुआ। कालीबंगा के विनाश ये माना गया कि घग्घर नदी और उसकी सहायक नदियों के मार्ग बदलने से हुआ। तो कई ऐसे कारण निकल रहे हैं जिनसे माना जाता है कि इन कारणों से सिंध सभ्यता का विनाश हुआ है। जैसे कि अगर नदी ने अपना मार्ग बदल दिया होगा तो उनका जो समुद्री व्यापार, ये जलीय मार्ग से जो व्यापार होता था वो ठप हो गया होगा। खेती आदि के लिए उनको पानी ना मिला होगा, चूँकि आज जैसी वैज्ञानिक तकनीक ना रही होगी, और ऐसी स्थिति में वो लोग धीरे धीरे उस स्थान को छोड़ते हुए चले गए होंगे। तो इतिहासकारों का ये मानना है कि प्राकृतिक आपदा ही ऐसी रही होगी जिसके कारण सिंध सभ्यता का विनाश हो गया होगा। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मेसोपोटामिया से हमारा व्यापार चलता था, हमारा मतलब सिंध सभ्यता का, और 1750 ईसा पूर्व वो व्यापार पूरी उसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, अर्थात 1750 ईसा पूर्व तक मेसोपोटामिया से सिंध सभ्यता का व्यापार होता रहा। इसके बाद वो व्यापार नहीं हुआ है। इसका मतलब वो जो सिंध सभ्यता था वो 1750 के आसपास नष्ट होना चालू हो गया हो, और बाद को ऐसे साक्ष्य मिले कि जो सिंध सभ्यता का नगरीय संस्कृति थी वो 1750 के बाद धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति में बढ़ती चली गई, ग्रामीण संस्कृति में बनती चली गई। अर्थात उनकी चाहे वो प्राकृतिक आपदा रहा हो, चाहे महामारी रही हो, चाहे युद्ध रहा हो, चाहे नदी ने मार्ग बदल दिया हो, या बाढ़ आई हो, ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण वो सिंध सभ्यता का विनाश होता गया और उनकी नगरीय संस्कृति ध्वस्त हो दी गई, और उसका स्थान धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति ने ले लिया है। क्योंकि बाद के कुछ ऐसे भवन मिले हैं जिनमें जो बड़े बड़े कमरे थे उनके कमरों में दीवार उठा करके कुछ उनको छोटे छोटे कमरों में बांटा गया है, कुछ मकानों में पुरानी ईंटों का प्रयोग हुआ है। इससे पता चलता है कि उनकी नगरीय संस्कृति ध्वस्त होती चली गई और वो धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तित होती गई। इसी प्रकार एक रूसी वैज्ञानिक हैं एम दिमित्रेव, उनका ये कहना है कि उस समय कोई एक ऐसा रासायनिक विस्फोट हुआ होगा या कोई एक ऐसी उस धरती पर गाज गिरी होगी कि जिसका उस समय का तापमान लगभग 15,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा होगा, और उस समय की जो पर्यावरण की वायु थी वो पूरी तरह से विषाक्त हो गई होगी, और उस विषाक्त वायु से उस सभ्यता का विनाश हो गया होगा। तो कई विद्वान हैं, कई धारणाएं हैं, लेकिन किसी एक धारणा पर आप ये नहीं मान सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया हो। अब जैसे बाढ़ किया है, ये आप मान सकते हैं कि हाँ बाढ़ आया होगा, सिंधु सभ्यता के कुछ नगर ध्वस्त हुए होंगे। नदी ने मार्ग बदला होगा, सिंधु सभ्यता के कुछ नगर ध्वस्त हुए होंगे। पेड़ का कटान हुआ होगा, कृषि के कारण कृषि उत्पादन कम हुआ होगा, जमीन रेतीली बंजर हो गई होगी। इस कारण भी हो सकता है कि सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ हो। महामारी के कारण भी सिंध सभ्यता का विनाश हो सकता है। अभी आपने हाल में ही देखा है कि कोरोना जैसी एक बीमारी ने आज के मॉडर्न ज़माने में, आज के वैज्ञानिक ज़माने में, आधुनिक ज़माने में कैसे मानव सभ्यता का विनाश प्रारंभ किया था। तो ये माना जा सकता है कि उस समय महामारी जो फैली होगी उसने भी अपना रूप दिखाया होगा। तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच फैली सभ्यता का विनाश किसी एक विशेष कारण से नहीं हुआ होगा। जो इतिहासकारों का या पुरातत्ववेत्ताओं का या हमारे विद्वानों का, लेखकों का कहना है कि इस कारण तो हो सकता है कि ये सब सामूहिक कारण रहे हों कि उसकी चपेट में भिन्न भिन्न नगर आते रहे हों और उस सभ्यता का विनाश हो गया हो। जैसे कि रूसी वैज्ञानिक का कहना है कि एक अदृश्य गाज गिरी या एक रासायनिक विस्फोट हुआ। हो सकता है कि उस समय कोई ऐसी संस्कृति विकसित रही हो, जैसे कि आज के समय में हम परमाणु बम, एटम बम या जो भी हाइड्रोजन बम या जो भी कई तरह के मिसाइल बम बनाए। हो सकता है कि उस समय की भी कोई ऐसी कल्चर रहा हो जिसने विज्ञान प्रौद्योगिकी में इतनी उन्नत किया हो और उसका कोई अचानक विस्फोट हुआ हो, उसने भी एक काफ़ी विशेष क्षेत्र को नष्ट किया हो। क्योंकि आप गाज को भी या आदर्श विस्फोट को की भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। आपकी धार्मिक पुस्तकों में भी ये
दिखाया गया है कि महाभारत काल में भी एक विस्फोट हुआ था। तो और जो विस्फोट का प्रमाण मिला है महाभारत काल में वो मोहनजोदड़ो के क्षेत्र के पास ही मिला है। तो आप ये मान सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के विनाश में इन सभी चीज़ों का एक विशेष योगदान रहा होगा। चाहे जो कारण रहा हो, एक विशेष मतलब बहुत ही शानदार सभ्यता जो कि लगभग आज की टक्कर की सभ्यता थी, वो किसी न किसी कारणों से विनाश को प्राप्त हो गई और इसी के साथ कांस्यकालीन युग की समाप्ति हो गई। इसके बाद से भारत में लौह युग प्रारंभ हुआ, अर्थात लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया। तो इस वीडियो में हमने आपको सिंधु सभ्यता के विनाश और सबके बारे में बताया। इससे पहले हमारा जो 3 वीडियो था वो सिंधु सभ्यता पर ही केंद्रित था। अब इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसको हम लौह युग की तरफ ले चलेंगे, अर्थात वैदिक और ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।